तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, जिसमें हम मेजरली एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। एक्चुअली बेसिकली इसके बारे में हम बोर मॉडल के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एटम्स के बारे में बताया जे थॉमसन ने। उन्होंने बोला कि जैसे कोई भी एटम होता है, तो एटम क्या होता है बच्चों, एटम्स में ना पॉजिटिव चार्ज फैले हुए होते हैं हर जगह। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी इन पे कोई लाइट इंसिडेंट होते हैं या फिर ये एक्साइट होते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरीके से जे थॉमसन की एक्सप्लेनेशन थी कि जो पॉजिटिव चार्ज और जगह फैले होते हैं और कहीं कहीं जगह हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो एक तरीके के फैले हुए होते हैं। ठीक है, फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने एक बहुत सारी चीजें अपनी बताई। उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया तभी बोल पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि एक उन्होंने गोल्ड फिल्म ली, पतली सी बिल्कुल थिन गोल्ड फिल्म ली, और यहाँ पे बहुत सारे हीलियम थे, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स थे। अल्फा पार्टिकल के थ्रू पास करवाया, अल्फा पार्टिकल बोलो या फिर हीलियम 2+, इसको पास करवाया। और जब पास करवाया तो उसमें से देखा बच्चों कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 90% तो बच्चे पास थ्रू हो गए। ठीक है, मोस्टली मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स क्रॉस्ड एल्यूमिनियम फिल्म। ठीक है, और कुछ पार्टिकल बच्चों गए और टकरा के आ गए, अल्फा पार्टिकल टकरा के आ गए। और जो टकराने आने की इनकी प्रोबेबिलिटी थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 अपॉन में लगभग लगभग 8000 के आसपास थी। कुछ याद नहीं करना, जस्ट आई एम गिविंग यू ओवर। तो उस बेस पर रदरफोर्ड ने क्या डिस्क्राइब किया, रदरफोर्ड ने बोला कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स के अंदर भी गैप होता है बच्चों। देर इज ए स्पेस ऑफ एटम, देर इज ए मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम, और जो कि क्या होता है बच्चों, खाली होता है। तो उन्होंने बोला एटम्स के बीच में भी क्या होता है, जैसे एटम्स होता है, आपको पता है न्यूक्लियस होता है, उसके लिए चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके बीच में बच्चों क्या होता है, स्पेस होता है, खाली होता है, एम्प्टी रहता है उसके अंदर। तो लिख लो, बोला यहाँ पे। तो उन्होंने फाइनली कंक्लूजन क्या दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। तभी तो बच्चों क्रॉस कर पाए, अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर पाए, टकरा के आए। इसका मतलब कोई हैवी पार्टिकल होगा बच्चों, कोई हैवी चीज होगी जिससे वो टकरा के आ गया। आपको पता है टकरा के तो कोई चीज तभी आ सकती है जो हैवी हो, अदरवाइज नहीं आई। तो उन्होंने बोला जिससे वो टकरा के आए ना, वो एक तरीके का न्यूक्लियस है। क्या है बच्चों, वो न्यूक्लियस है, जो कि एक तरीके का सेंटर ऑफ एटम होता है बच्चों। क्या होता है, सेंटर ऑफ एटम होता है। और वही न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंसंट्रेटेड होते हैं बच्चों उस स्मॉल स्पेस में। तो ये सारी की सारी किसकी थी बच्चों, रदरफोर्ड की थी। रदरफोर्ड ने पहले तो ये पॉइंट बताया, मैं लिखवाऊंगा। सेकंड पॉइंट बताया कि न्यूक्लियस उसका सेंटर ऑफ एटम होता है। तो न्यूक्लियस होता क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंसंट्रेटेड होते हैं स्मॉल स्पेस में, स्मॉल स्फीयर में, स्पेस में। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना वो। ठीक है, और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो एक तरीके का कैसा फोर्स उस पे लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। आपको पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होता ही नहीं है। तो सर फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एक्चुअल में, तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो जस्ट काइंड ऑफ एक तरीके का फोर्स है। एक्चुअली में इसमें फोर्स लग रहा होगा कौन सा, फिर इसमें फोर्स लग रहा है कुलम्स फोर्स। क्या लग रहा है, कुलम फोर्स लग रहा है, जो भी हम आगे देखेंगे, निकालेंगे उसको भी। तो पहले पॉइंट लिख लो बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या क्या पॉइंट सजेस्ट किए। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट सजेस्ट किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज
एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट लिखो, all the protons and neutrons are concentrated, all the protons and neutrons are concentrated in very small sphere that is known as nucleus. Third point, nucleus is center of atom. Nucleus is center of atom. और जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये रिवॉल्व कर रहा हो किसी न किसी वेलोसिटी से, ठीक है, इसके बीच में बच्चों गैप होगा जिसको हम रेडियस बोलते हैं, और इसी रेडियस की इसी वजह से बच्चों इस पे एक एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली क्या होगा, आपका कूलम फोर्स होगा। और कूलम फोर्स का आप सभी को फॉर्मूला याद है, क्या होता है बच्चों कूलम फोर्स? कूलम फोर्स का होता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R। याद है सभी को? और यहाँ पे हाँ जी K क्या सर। होता था? K होता था बच्चों 1 अपॉन में 4 पाई फोर पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सारी चीजें हमें पहले से ही पता है। तो यही जो एक्चुअली बच्चे आपका फोर्स है ना, कूलम फोर्स, यही तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये आपका क्या है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिख लो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखो, सर। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस and Coulomb force between electrons and nucleus, and Coulomb force between electron and nucleus will provide required centripetal acceleration, will required provide centripetal acceleration। ठीक है, फिर उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, एक तो उसकी जो रेडियस होती है, लगभग जो इस छोटी वाली रेडियस है, वो अराउंड 1 फर्मी के बराबर होती है। 1 फर्मी क्या होता है बच्चों? 10⁻⁻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 ⁻
जहां पे सारे के सारे क्या करता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को इंक्लूड करता है। आपको पता है न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता सर। कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है एक तरीके से। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। कंबाइन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बच्चों, एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस पे पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक नाम भी पता है, आप सभी को पता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग घूमता है, जो इसकी ये वाली रेडियस है, यहां से लेकर या सेंटर से कैलकुलेट करूं, यहां से ले मान के चलो, ये आर न्यूक्लियस है, ये आर इलेक्ट्रॉन है। आर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होते 10⁻⁻⁻ और अभी देखा था आपने न्यूक्लियस की होते 10⁻⁻50। अगर मैं इसको वॉल्यूम वाइज भी देखूं या फिर मैं एरिया वाइज भी देखूं, तो एरिया वाइज में आपको पता 4 पाई समथिंग स्क्वायर आएगा। 4 पाई से 4 पाई कैसे स्क्वायर करूंगा इसका और फिर डिवाइड करूंगा, तो लगभग लगभग 10⁻+10 बचेगा डिवाइड करके। क्यों? जैसे डिवाइड करूंगा तो 10⁻5 बचेगा, इसको स्क्वायर करूंगा तो ये, इसका मतलब कि इतना स्पेस है बच्चों, इतने टाइम स्पेस है, मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा है, और न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन, जो उसके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, उनके बीच में बच्चों इतना स्पेस है, इतने लाख गुना स्पेस है, मतलब उसके रेडियस के कंपैरिजन में
इतना ज्यादा स्पेस है। इसी स्पेस के कारण ही बच्चों, तभी रदरफोर्ड ने बोला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बच्चों यहां से क्रॉस कर जाते हैं। जो पहला स्टेटमेंट बोला था, पहली लाइन जो बोलती, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस खाली है। समझ में आ गया बच्चों यहां तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। फिर जो कि अभी मैंने आपको बोला था कि जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो किसके बराबर है बच्चों? कूलम्ब फोर्स के बराबर है। ठीक है। जिसमें मैं क्या मान के चल रहा हूं, जिसमें मैं मान के चल रहा हूं कि एक मेरा न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और जितने, अब आपको पता है जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, उतने ही क्या होते हैं बच्चों उसमें? प्रोटॉन होते हैं, है ना? वो सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ होंगे बच्चों? न्यूक्लियस में होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जेड नंबर ऑफ क्या है बच्चों यहाँ पे? प्रोटॉन है। और लगभग लगभग उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी क्या होता है बच्चों? सेम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों, उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज, चार्ज तो सेम होता है, पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो मास m रहता है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। इसका प्रोटॉन पे लगभग लगभग मास अप्रोक्सीमेटली नियर बाय होता है, कम ज्यादा भी होता है वैसे, पर चार्ज क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव रहता है। ठीक है। तो अगर z क्या है यहाँ पे? z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो मैं कूलम्ब की इक्वेशन लिख सकता हूं, देखो यहां से, अब जो मैं कूलम्ब की इक्वेशन लिख सकता हूं, देखो क्या होगी, ध्यान से सुनो। कूलम्ब की इक्वेशन होगी k टाइम्स Q1, जो कि हो गया E। आप बोलोगे माइनस ई क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि मैंने यहाँ पे जेड ई ले लिया। ठीक है, जेड ई ले लिया। माइनस जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया r। तो ये बन गया बच्चों r²। सेंट्रिपिटल फोर्स का तो आपको पता है। लेट्स सपोज इफ आई एम अज्यूमिंग दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है मास आएगा, डेफिनेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और v² आएगा, और नीचे क्या आएगा बच्चे? mv²/r। आप पढ़ चुके हो। तो यहां से r कटा, तो v की जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू आ गई kZe²/mr का अंडर। ठीक है। k क्या है यहाँ पे? k की वैल्यू भी डाल सकते हो। Ze²/4 पाई एप्सिलॉन तो आप सभी को पता है क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। बस खत्म। ठीक है। क्या ये एक तरीके का, ध्यान समझो, क्या ये एक तरीके का कि सर अगर मैं, ये तो बहुत ही सर स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल साइज में, यस सर, लेकिन अगर इसको मैं लार्ज सिस्टम बॉडी से कंपेयर करूं जो कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, तो सर ये तो एक तरीके का सैटेलाइट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सर सैटेलाइट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, टोटल एनर्जी। सर एक हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन एनर्जी, एक पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। मुझे याद है थोड़ा बहुत, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैं थोड़ा रिमाइंड करवाने की कोशिश करूं। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आती थी, वो आती थी बच्चों Gm1m2/2r। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती थी, वो आती थी माइनस के Gm1m2/r, जो कि होती भी है। ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? टोटल एनर्जी मतलब 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 को नीचे से, तो ज्यादा है, तो माइनस में आती थी Gm1m2/2r आती थी। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता था बच्चों? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता था बच्चों बाउंडेड एनर्जी है। बाउंडेड का मतलब कि ये जो आपका सैटेलाइट होता था वो हमेशा ही अर्थ के ही चारों चक्कर लगाएगा। ये इतनी वेलोसिटी नहीं है कि इसके ग्रेविटेशन फील्ड रीजन से बाहर चला गया, इसलिए बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है। अगर आपने सैटेलाइट को इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी ना बाकी, तो बच्चों इससे दूर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बस। तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? यहाँ पे बाउंडेड एनर्जी है, बाउंडेड है ये। कौन बाउंडेड है? सर सैटेलाइट बाउंडेड है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आएगा, देखो कैसे करके देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने निकाला पहले पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। वी की वैल्यू आप निकाल चुके हो मेरे ख्याल से, एम है, ये स्क्वायर करूंगा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जेड ई स्क्वायर, ये 4 पाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन आर। याद करो कि काइनेटिक, सॉरी ये तो थी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी का होता है के Q1 Q2 बाय आर। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, के Q1 क्या है E, इसका क्या है जेड ई, अपॉन में आर, आर आ गया आर डिस्टेंस। के की वैल्यू क्या है बच्चे, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट देखो हाफ है इसका नेगेटिव में, और जैसे मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा बच्चों तो टोटल एनर्जी फिर नेगेटिव में आएगी, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन आर। तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बच्चे बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, इस वजह से वो न्यूक्लियस के क्या कर रहा है बच्चों, चारों रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ गया बच्चों? क्या बात सबको क्लियर हो गई? जैसा लार्ज सिस्टम बॉडी में देखा ऐसे हमने स्मॉल सिस्टम बॉडी में देखा। सर आपने जो लास्ट में बोला अभी कि रिवॉल्व कर रहा है, एक बार ये वाला फिर से बताना है जो आपने बताया कि रिवॉल्व क्यों कर रहा है। तो ग्रेविटेशन में अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है बच्चे कि देखो आपने एक एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या कहते हैं, एक ऐसी वेलोसिटी जिसपे उस पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाए। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स जीरो तो उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं रहेगी, उसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो एक बाउंडेड रीजन में है तो उसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि नेगेटिव होगी, जो कि क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी। ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बॉडी जो लार्ज सिस्टम बॉडी है उसके रिवॉल्व कर रहा है चारों। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है। ऐसी हमने क्या बोला बच्चों, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों कर रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाई है नेगेटिव में। तो जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करी तो वो भी नेगेटिव निकली। नेगेटिव का मतलब कि बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब कि इसके चारों चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर तब निकलेगा जब मैं इसको इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दूं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दूं या फिर इससे ज्यादा एनर्जी दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा बच्चे, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं गया? तो तभी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेगा जब बच्चे में इतनी पॉजिटिव या फिर इतनी से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे दूं उसके पास। क्लियर है अब सभी को, यस और नो? क्लियर यस। एवरीवन? यस अब सर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यही बच्चों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब कि उसके चारों ओर घूम रहा है, बस इस वजह से। ठीक है, तो इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी और आर के बीच में अगर आप रिलेशन देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। पोटेंशियल एनर्जी है -1/r, टोटल एनर्जी भी लगभग लगभग -1/r के ही है। तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ये आर है और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये आर है तो ये रेक्टेंगुलर पैराबोला का रिलेशन देगा इस तरीके, ये देगा आपको पोटेंशियल एनर्जी का, और ये देगा आपको टोटल एनर्जी, और ये देगा आपको पोटेंशियल एनर्जी। सारे ही रेक्टेंगुलर पैराबोला आएंगे, बस क्योंकि वो नेगेटिव है तो नीचे बना दिया, वो ऊपर है पॉजिटिव है तो इसलिए उसको ऊपर बना दिया। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि मारोल ने बोला भी था कि तो फिर मैक्सवेल ने बोला, मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने ये बोला कि जो चार्ज पार्टिकल है ना, क्योंकि जब न्यूक्लियस है और ये आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, अब जो वेलोसिटी टर्म बोल दिया तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होती जा रही है बच्चों, चेंज होती जा रही है हर एक पॉइंट पर, और चेंज हो जाते है। तो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था, मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, वेरिएबल वेलोसिटी से रिवॉल्व
करता है तो क्या करेगा बच्चों, वो एमिट करेगा ईएम वेव, एमिट करेगा ईएम वेव एमिट करेगा। ठीक है, और जब वो ईएम वेव एमिट करेगा अपने से एनर्जी, अब ईएम वेव क्या होता है बच्चों, एनर्जी तो है, ये क्या करेगा बच्चों, एनर्जी रिलीज करेगा। अब जब ये एनर्जी रिलीज करेगा बच्चे, कोई भी चीज अगर एनर्जी रिलीज करे, जैसे कि मान के चलो आपने धागे से पत्थर को बांधा और घुमा रहे हो, तेज 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 घुमा रहे हो, अब जब आप धीरे धीरे घुमाओगे, जैसे धीरे धीरे स्पीड कम कर रहे हो, तो पत्थर कहां पे आएगा, आपकी तरफ आने लगेगा। तो उसने बोला इस हिसाब से तो जो न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन था, अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो भाई साहब वो तो क्या करता रहेगा, वो उसकी रेडियस कम होती रहेगी। क्यों, क्योंकि सर उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। और वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो भाई फिर तो न्यूक्लियस को क्या कर देगा बच्चों, टकरा जाएगा न्यूक्लियस से। यस और नो। तो ये सजेशन दिया मैक्सवेल ने। ठीक है, तो वहीं से फिर जो रदरफोर्ड की थ्योरी है, जो ये बोल रहा था कुछ कुछ जो पॉइंट रखे थे, वो वहां पे वो थोड़ा बहुत फेल हो जाते हैं, मतलब कि कुछ नहीं, बहुत सारे पॉइंट नहीं, लेकिन लास्ट वाले जो कुछ पॉइंट थे बच्चों, वो उसके गलत साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर और भी बहुत सारे बच्चों एक्सपेरिमेंट किए गए, हाइड्रोजन गैस पे एक्सपेरिमेंट किए गए, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर हम उसमें अल्फा पार्टिकल्स निकालेंगे, अल्फा पार्टिकल पास करेंगे, या फिर फोटोन उसके अंदर हम डालेंगे, तो कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेमडा भी या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोन भी निकल के आएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, उनका एक बाल्मेर ने एक फॉर्मूला भी दिया था, आप सभी को पता है। अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हमें डायरेक्टली पहले बोहर मॉडल पढ़ना है। तो बोहर मॉडल ने फिर क्या किया, इन सभी के थ्योरी को समझा और फिर अपना एक्सप्लेनेशन दिया। उसने शुरू के पॉइंट को तो बच्चों जो रदरफोर्ड ने बताया था वो वही सेम बताया, लेकिन फिर उसने बोला, क्या बोला, ध्यान सुनो, उसने बोला कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में तो घूम रहा है, वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो किसी भी टाइप की ईएम वेव रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब भी वो घूमेगा तो कोई भी टाइप की ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। किसने बोला, बोहर मॉडल ने बोला। हाँ, फिर इसने बोला कि जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि ये जैसे मैंने यहां पे देखो, मैंने क्या बोला कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है पर्टिकुलर, कहीं कोई रेडियस फिक्स ही नहीं है। तो उसने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, एक पर्टिकुलर रेडियस में ही रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, नहीं। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला के बेस पे उन्होंने बोला कि जो इन दोनों के बीच में गैप होगा ना, वो डिस्क्रीट टाइप होगा। डिस्क्रीट टाइप का मतलब होता है कि देयर विल बी सर्टेन गैप बिटवीन न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट, दैट विल बी फिक्स्ड गैप, ये फिक्स रहेगा। फिर ऐसे ही जो दूसरा होगा उसके बीच में भी बच्चों गैप रहेगा अच्छा खासा। वैसे तो रहेगा तो बहुत ही कम, पर एक्चुअली में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो रेशो वाइज, जैसे मैंने रेशो बताया था ना, न्यूक्लियस और रेडियस का रेशो कितना बताया था, 10⁻⁵ बताया था। ऐसे बच्चों दोनों, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको पता है आपको, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोलते हैं एक्चुअल में। तो इन दोनों के बीच में भी अच्छा खासा क्या रहेगा बच्चों, गैप रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे अगर मूव कर रहा है, अभी मैं सारी चीज लिखा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल पे भी मूव कर सकता है, फर्स्ट एक्साइटेशन एक्साइटेशन लेवल पे भी मूव कर सकता है। लेकिन कब मूव करेगा, जब मैं उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, या तो वोल्टेज की टर्म में, या लाइट की टर्म में, या फिर अदर फॉर्म ऑफ टेम्परेचर की टर्म में, कहीं से भी एनर्जी प्रोवाइड करूं, ये इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड से फर्स्ट पे भी आ सकता है। और जब ये सेकंड से फर्स्ट पे आता है, तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, या तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या फिर एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। दोनों के फॉर्म में, दोनों में से कोई एक फॉर्म में कर सकता है, और इवन दोनों फॉर्म का मिक्सअप भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि कैसा टाइप ऑफ मटेरियल, कैसा मेटल है, सेमीकंडक्टर है या अदर एटम है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसने बताए थे बच्चों, बोहर ने बताया था। तो लिख लेते हैं बोहर के बारे में। लिखो। पहला पहला तो वही है कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम। आप बोलोगे पढ़ चुके हैं पहले, तो बताएगा तो सही ना। सेकंड, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द एटम, around the nucleus, electron will revolve around the nucleus,
इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, electron will revolve in a specific orbit. Electron will revolve in a specific orbit that is known as stationary orbit. पे लिखो, an electron revolving in this stationary orbit, electrons revolving in this stationary orbit does not emit any radiation while revolving, does not emit any radiation while revolving. तो जब भी वो घूमेगा तो किसी टाइप की भी एनर्जी को क्या नहीं करेगा बच्चों, ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। कब करेगा बच्चों लाइट या ईएम वेव कब प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि लाइट भी तो ईएम वेव होती है, प्रोड्यूस करेगा जब वो अपना एक्साइटेशन स्टेट में दूसरे एक्साइटेशन से फर्स्ट वाली मतलब लोअर वाली में आएगा, हायर से लोअर वाली में जाएगा। और जब वो हायर में जाएगा तो हायर में तभी जा सकता है ना जब उसके पास इतनी एनर्जी होगी। अभी मैंने समझाया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास एक बाउंडेड एनर्जी है, आपको इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो फर्स्ट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में आ सके। थोड़ा दूर चला गया ना बच्चों, दूर जाने के लिए इसको मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। सर कितनी देनी पड़ेगी वो मैं भी बताऊंगा, पर देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब हो सकता हो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करे एनर्जी, और जब ये लूज करेगा तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, और जब वो ओरिजिनल स्टेट में आएगा तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। किस फॉर्म में करेगा बता चुका हूं, या तो लाइट करेगा या तो हीट करेगा या फिर दोनों का मिक्स करेगा। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? सर हाँ जी सर बताइए। यस। फिर सर जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मतलब जैसे कि यूरेनियम प्लूटोनियम और नेपट्यूनियम, ये सब इतनी ज्यादा हाई रेडिएशन क्यों देते हैं जब इनके पास भी स्टेबल शेप है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है तो तो सर फिर मतलब रेडिएशन क्यों नहीं दे, रेडिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं फिर ये? कब कब? सर यूरेनियम और प्लूटोनियम रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं ना, वो करते क्यों है फिर जब उनके इलेक्ट्रॉन तो हाई होते हैं, एटम वो भी तो अगर स्टेबल होता है तो फिर रेडिएशन कैसे देंगे? वही हम पढ़ना है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में, वही तो हम पढ़ेंगे ना अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में, वही तो है आपका सेकंड पार्ट। ओके सर। ठीक है, उसमें भी देखेंगे कि क्यों करता है, वो यस तो जब हम स्टडी करेंगे तभी देखेंगे, तब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, ओके। यस सर। वो भी है आपका सेकंड मॉडर्न फिजिक्स पार्ट है आपका। तो लिखो बच्चे इसमें चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखो। हम्म, इसका डायग्राम बना के करते हैं। लिखो एक न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिट हो गया। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। नेक्स्ट हो गया सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। ऐसे बच्चों फर्दर आते रहेंगे, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट, ऐसे आपको बता ऑर्बिट रहते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं बच्चों, मैं मान के चल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में है, जो कि यहाँ पे क्या है बच्चों, n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जंप कर रहा है तो आपको पता है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको पता है कि हमें जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ता है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते तो हमने याद करो मिनिमम एनर्जी निकाली थी, वो कितनी थी,
एच सी अपॉन में लेमडा, एच सी अपॉन में लेमडा, हाँ इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो लेट सपोज एनर्जी है बच्चों, इस पॉइंट पर एनर्जी है E1, इस पे है E2, इस पे है E3, इस पे है E4। तो अगर आप E2 माइनस E1 एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉन विल jump from ground to first excitation state। और अगर आप E2 पे पड़ा हुआ है और उसको एच सी अपॉन में लेमडा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, देन जंप होगा कहां से कहां, जंप फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेशन स्टेट एंड सो ऑन। ऐसे बच्चों को जंप करता रहेगा, जंप करता रहेगा। और जब एनर्जी इसकी लूज डाउन होगी तो ऐसे न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, फिर वापस भी जाएगा बच्चे, वापस चला जाएगा। और मैंने बताया जब वो वापस जाएगा कितनी एनर्जी लूज करेगा बच्चों, एच सी अपॉन में लेमडा। याद करो मैंने पढ़ा था, अगर वो एच सी अपॉन में लेमडा एनर्जी रिलीज करेगा तो कितनी करेगा, या तो सॉरी कितनी करेगा, एच सी अपॉन में लेमडा करेगा। और वो रिलीज किस किस की फॉर्म में हो सकती है, या तो हीट की फॉर्म में होगी, या फिर वो फोटोन, या फिर फोटोन लिख लो, फोटोन को समझ लो लाइट हो गया, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक। यस सर। सही। एट थ्री टू फर्स्ट एक्साइटेशन से सेकंड पे जाएगा। हैं, ये E3 माइनस E2 में फर्स्ट एक्साइटेशन से सेकंड पे जाएगा। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बोल। सर वो कह रहा है E2 माइनस E1 में E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी। इवन आपकी फर्स्ट सर एक्साइटेड स्टेट E3 बोल माइनस रहा है वो E2 सर, में। ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इवन, फिर यस सर ग्राउंड ये बोल स्टेट रखूंगा फिर मैं। सर इसके नीचे वाले बोले। नीचे वाला कौन सा कह रहा है, कौन सा नीचे वाला। E3 माइनस E2 वाले। हाँ तो E3 आपका सेकंड हो गया, E4 आपका थर्ड हो गया, E5 वाला आपका फोर्थ एक्साइटेशन हो गया। क्या पूछना क्या चाह रहा है, हाँ भी क्या पूछ रहा है मारुल। तो सही है। सर E3 माइनस E2 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। E2 माइनस E1 में, नहीं सर E3 माइनस E2 में। E1 E3 तो ग्राउंड स्टेट है माइनस ना। E2 फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा ना, E3 माइनस E2 में फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा। अच्छा सॉरी, अच्छा ये बोल रहा है। अरे लिख ले हाँ। यार, ये क्या है, ये ले। ठीक है, अब ठीक है। यस। चल ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ पॉइंट। इसने बोला, बोहर ने बोला क्वांटाइजेशन रूल बताया। अब क्वांटाइजेशन तो मैं आपको बता रहा था, बोहर क्वांटाइजेशन रूल। क्वांटाइजेशन रूल का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूं, जैसे रेडियस के लेवल है, उन रेडियस के बीच में अच्छा खासा गैप है। अच्छा खासा क्या है बच्चों, गैप है, क्लोज नहीं है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं है। इसका मतलब कि जैसे एक न्यूक्लियस है आपका, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, तो उसके जो ऐसे ऑर्बिट हैं, उस ऑर्बिट के बीच में भी गैप है, और उसको मैंने क्वांटाइज कर दिया। क्वांटाइज का मतलब क्या है, हो गया बच्चे, यहाँ पे जो गैप होगा मान के चलो R1 गैप, और R2 के बीच में जो रेशो होगा वो अच्छा खासा होगा। रेशो, वैल्यू तो आपको पता बहुत ही कम होगी, रेशो अच्छा खासा होगा। जैसे मैंने बताया था, न्यूक्लियस और रेडियस का रेशो कितना आया था, 10⁵ आया था, तो बहुत ज्यादा गैप है। ऐसे ही दो रेडियस के बीच में भी अच्छा खासा गैप होगा, तो इसकी वजह से बोला कि क्वांटाइजेशन क्वांटिशन रूल बताया
कि यहाँ पे बच्चों क्या होगा, रेडियस के बीच में गैप होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान के चलो कि एक दो और लेवल, एक दो बनाता हूँ, मान के चलो कि ये रेडियस होगी आपकी R3। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इनकी एक वेलोसिटी होगी v1, इनकी वेलोसिटी होगी v2, इनकी वेलोसिटी होगी v3। ठीक है, तो इनके इनके पास क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, सुन लो, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम भी रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी रहेगा, वो भी क्वांटाइज्ड रहेगा, वो भी क्वांटाइज रहेगा। कैसा रहेगा, ध्यान से देखो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो और फिजिक्स में पढ़ चुके हो, एल की वैल्यू क्या होती है, एम वी आर साइन थीटा। क्योंकि देखो रेडियस ये है, वेलोसिटी है, तो 90 डिग्री होगा, तो आई कैन डायरेक्टली राइट एम वी आर, जो कि बराबर होगा बच्चे एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे एन ही रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल, या फिर बोलूंगा क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो क्वांटाइजेशन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं L1 की बात करूं, मतलब कि ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस पर जितनी भी होगी, और रेडियस क्या होगा बच्चे, R1 होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि बराबर होगा h डिवाइड बाय 2 पाई। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं, उसमें जो n2 है आपका, यहाँ पे होगा मास m इलेक्ट्रॉन का, v2 वेलोसिटी होगा, R2 रेडियस होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, एंड सो ऑन। ऐसे L3 L4 L5 सबका बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम होगा सबका डिफरेंट होता रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता रहेगा बच्चों, डिफरेंट होता रहेगा, रेडियस बढ़ता रहेगा, और रेडियस बढ़ता रहेगा तो क्या वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी वो हम अभी आगे जानेंगे। वैसे आप सभी को पता है वेलोसिटी कम होती रहेगी, फिर ही हम जानेंगे कि वेलोसिटी पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा वेलोसिटी पे, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट बना के लिख लो, लिख लो, बोहर मॉडल स्टेट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज angular momentum of electron about nucleus is quantized, angular momentum of electron about nucleus is quantized, and always integral multiple of h by 2 pi, integral multiple of h by 2 pi। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 को आपको पता क्या बोलता है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, सेकंड को फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन। केमिस्ट्री में आपको याद है, इसको हम के एल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना, के एल एम एन, इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने दो रिलेशन जान लिए, पहला अगर याद करो तो एक तो था बच्चों ग्रेविटेशन, सॉरी ग्रेविटेशन क्यों बोल रहा हूँ, कूलम फोर्स। ठीक है, और दूसरा आ गया बच्चों आपका एंगुलर मोमेंटम। यहां से बच्चों हम रिलेशन निकालेंगे वेलोसिटी का भी और रेडियस का भी। ठीक है, तो कितनी कितनी कैसे कैसे रेडियस आपकी क्वांटाइज होगी और कैसे कैसे वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, अब लिखो कैलकुलेशन, अब बहुत सारी कैलकुलेशन होंगी। ठीक है, तो यहीं से ही फॉर्मूले बनेंगे, देखो ध्यान से देखते हैं। देखो पहला अगर याद हो तो हमने निकाला था m, लिख लेते हैं वी स्क्वायर बाय आर, दैट विल बी वॉज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन, और क्या था जेड ई इंटू प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हुआ था, तो यहाँ से फिर वैल्यू आ गई थी किसकी, v की, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों जेड ई स्क्वायर अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन m इंटू r। अभी v स्क्वायर की टर्म में ले लो, ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमने देखी बच्चों, L इक्वल टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो बच्चों, r की वैल्यू हो जाएगी एन एच अपॉन में 2 पाई m इंटू वी। ठीक है, ये वैल्यू है 2, 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दोगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m। आर की वैल्यू पुट करो एन एच अपॉन में 2 पाई m v। ठीक है, क्लियर बच्चे यहां तक? ठीक है, 2 पाई से ये कट गया 2, मेरे ख्याल से m से m कट गया, ये v ऊपर जाएगा तो एक v से एक v ये कट गया, तो v की वैल्यू मेरे ख्याल से आनी चाहिए जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन h n। यही आ रही है सबकी? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फिर हाँ जी फाइनल सर। का फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम लेवल वाइज देखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों, देखो ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन h, ये तो कांस्टेंट होगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, कोई भी आपका एप्सिलॉन वो कांस्टेंट, और h क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही हो गया जिसको हम वी नॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया बच्चों z और n। अब ये z क्या है? z पता है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ ये तो बताया था हमने। ठीक है, और n क्या है बच्चों, n क्या है यहाँ पे, स्टेट है, कौन सी स्टेट पर हो आप। ठीक है, ये बताएगा। अब इसका मतलब कि लेट सपोज ही, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलो कि हमने ले लिया हाइड्रोजन एटम ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ले लिया। अब जब हमने हाइड्रोजन एटम लिया तो आपको पता है उस पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, आप बोलोगे सर 1 होंगे। ठीक है, 1 होंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 होगी। एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेशन, या फिर मैं बोलूंगा ग्राउंड ग्राउंड स्टेट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ग्राउंड स्टेट पे उसकी वेलोसिटी होगी ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन h 1 अपॉन में 1। ठीक है, कौन सी स्टेट पर है बच्चों, ग्राउंड स्टेट पर है, तो ग्राउंड स्टेट पे मैंने वैल्यू ले ली v1। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली थी ना, यहाँ पे मान के चलो V1 ली थी, ये वाली V1 हो गई। अगर मुझे V2 निकालनी है, ठीक है, V2 निकालनी है, V2 का मतलब n की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अब हो गया n की वैल्यू 2, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज होंगे नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन h, जेड की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या हो गया, मतलब कि V2 विल बिकम V1 का हाफ। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में बात करूं जिसमें n की वैल्यू 3 हो जाती है, उस केस में बच्चों V3 की वैल्यू हो जाएगी V1 डिवाइड बाय 3। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो? क्लियर हो गए सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेशन से चेंज होता रहेगा, हायर एक्साइटेशन जाता रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी बच्चों, रिड्यूस होती रहेगी वेलोसिटी उसकी। क्या बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, आई विल रिकमेंड कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, अगर याद कर अगर निकाल ले तो ठीक है, वरना आपको तो मेजरली फॉर्मूला याद करना, जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय एक्साइटेशन स्टेट के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, बस मेजरली तो यही पॉइंट है, क्योंकि वो रेशो पूछा रहेगा। हो सकता हो ऐसे पूछे, एक हाइड्रोजन है, एक आपका लिथियम है, ठीक है, उसके बारे में बताओ कि अगर उसकी 5 स्टेट में दोनों की वेलोसिटी बताओ, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन से कंपेयर हो जाएगा।
हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में बताओ, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा ना, जैसे मान के चलो लिथियम ले लिया मैंने, लिथियम ले लिया, ठीक है, लिथियम ले लिया, और लिथियम अगर 2+ ले लिया, अभी के लिए 2+ ले लिया, तो मतलब कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चे, 3 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एन की वैल्यू 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, V1 की, V1 की वैल्यू हो जाएगी सर E² अपॉन में 2 एप्सिलॉन H। जेड की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब कि एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 टाइम्स हायर स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। दोबारा सुनो, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट पे लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? कैसे कंपेयर किया हमने? सर हमने कंपेयर किया इस फॉर्मूले से। तो फर्स्ट स्टेट में ये होगा बच्चे आपका, इस तरीके से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें। शायद आपने ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी करे ही होंगे। करें ऐसे क्वेश्चन, नहीं करे? करे हैं कि नहीं करे? सर पता नहीं, मैंने वो वाला चैप्टर इतने अच्छे से नहीं करा था पिछले साल। कुछ क्या किया है पर तूने? चलो, सर बस ये बाकी चैप्टर नहीं किया था बस, ये बाकी और मैं सारे करा। वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। सारी वैल्यू पुट करके लगभग लगभग इसकी वैल्यू आती है 2.19 इंटू 10⁶ तब किसी भी एटम की किसी भी एक्साइटेशन स्टेट पे जाकर आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं तो बोलूंगा कि यही याद रखो अभी के लिए, बहुत ही कम यूज होगा जब आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सर एक सेकंड, सवाल था। रेडियस निकालेंगे। अब देखो रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या है, जो आपकी वी की वैल्यू निकली, यही वी की वैल्यू बच्चे यहाँ पुट कर दोगे, तो वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू निकलेगी, देखो आर की वैल्यू जो फाइनल निकल के आएगी, आप निकाल भी सकते हो, वी ये था ना, तो यहाँ पे लिख लो E²। V² का क्या था फॉर्मूला, V² का हमने निकाला था ZE² अपॉन में 4 π∈M r। V का फॉर्मूला क्या निकाला था, E² अपॉन में 2H∈ Z अपॉन में N, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू ZE² अपॉन में 4 π∈M r। आर की वैल्यू सब काट पीट के आंसर आएगा H² अपॉन में एप्सिलॉन डिवाइड बाय π_m⁴ जो कि होगा यहाँ पे, क्योंकि n है, n² उधर चला जाएगा, डिवाइड बाय Z² नीचे आ जाएगा, फिर एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, तो जेड के बराबर आएगा। इसका मतलब कि रेडियस, यहाँ पे ध्यान सुन लो, जो रेडियस होगी दैट विल बी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, n² जेड के बराबर होगी। तो मैं फिर बोलूंगा कि भाई साहब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय जेड है, n² बाय जेड है। तो इसका मतलब कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ध्यान सुनो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का तो भैया एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा सर, यहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, जिसमें n की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है। n की वैल्यू जैसी 1 डालूंगा बच्चे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग इतना ही रेडियस होगा बच्चे फर्स्ट एक्साइटेशन, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, तो भैया नेक्स्ट लेवल पे तो जाएगा ना वो। तो नेक्स्ट लेवल पे जब जाएगा, तो कौन से लेवल पे पहुंच गया सर, वो n=2 पे पहुंच गया। जैसे ही बच्चे वो n=2 पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जो R1 R2 थी, R2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों, R2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू Z1 इंटू R, जो आपकी इनिशियल है, ठीक है। तो किसके हो गया बच्चे, 4R के, या फिर मुझे बोलना चाहिए 4R1 के। तो 4 टाइम्स बच्चों इसकी रेडियस बढ़ गई, क्वांटाइज हो गई ना, देखो 4 टाइम्स रेडियस बढ़ गई इसकी। ऐसे अगली क्या होगी,
अगर मैं 3 लेवल में बात करूं, और ज्यादा हमने एच सी अपॉन में लेमडा और दे दिया तो एन इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, 9r1 हो जाएगा। तो पहली वाली रेडियस से 9 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से बच्चों रेडियस इसकी बढ़ती रहेगी। 4 में बच्चों 16r हो जाएगा, 5 में बच्चों आपका ऐसे बढ़ता रहेगा वैल्यू। समझ में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? यस सर। और ये कब लेवल पे जाएगा, जब मैं इसको एनर्जी दूंगा। सर कितनी एनर्जी दूंगा वो मैं बता चुका हूं, एस सी अपॉन में लेमडा जब एनर्जी दूंगा तो R1 से R2 पे जंप कर जाएगा, मतलब N1 से लेकर N2 पे जंप कर जाएगा। याद क्या करना है, ये याद। अब इसको बच्चों नाम दिया गया बोहर रेडियस। ठीक है, अब देखो हमने आर निकाल लिया, हमने वी निकाल लिया, हमने दो तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकाल लिए। अब इन्हीं को ही घुमा फिरा के बच्चों हम किसी और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अब वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ओमेगा। तो अब यहां से एंगुलर वेलोसिटी का भी अब आर और वी कर लेते हो तो इतना इनफ था, इतना मैं छोड़ सकता था। पर ऐसा थोड़ा ना वो इस टर्म में पूछेगा, वो एंगुलर वेलोसिटी में पूछ सकता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में आर, या फिर वी इक्वल टू आर ओमेगा पड़ा है। अगर आपको देखो तो ओमेगा की वी और आर की वैल्यू पुट करोगे बच्चे तो आपकी वैल्यू आएगी लगभग लगभग इतनी आएगी, पाई एम ई रेशो पावर 4 डिवाइड बाय 2h³ एप्सिलॉन स्क्वायर। इसमें बस ये याद रखना है मेजरली, तो वी वी अगर आपको याद हो तो ये था z अपॉन में n, और ये क्या निकल के आया था बच्चों, n² अपॉन में z। z ऊपर जाके क्या बन जाएगा z², ये n नीचे जाके बन जाएगा n³। तो मतलब कि ओमेगा जो कि अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 4.14 10⁻16, जो कि याद होगा या नहीं हो चल भी चल जाएगा, लेकिन ये तो याद होना चाहिए। z ऊपर चल जाएगा तो बच्चे हो जाएगा z² अपॉन में n³। तो ओमेगा विल बी प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन में n³। यहां से आपको क्लियर पता चल रहा है कि z तो कोई एटम का फिक्स हो गया, प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स हो गए। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो जाए तो बच्चों आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती रहेगी, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल तक जाते जाते आपकी कम होती रहेगी, लगातार कम होती रहेगी। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो आपके पास जब ओमेगा आ गया है, ओमेगा के साथ एक और चीज क्या आ सकती है आप बताओ। सर आप बोलोगे सर ओमेगा के साथ क्या आ सकता है, सर ओमेगा के साथ टाइम पीरियड आ सकता है, तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। यस सर, कि मतलब कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर घुमा रहा है, कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर घुमा रहा है, उसको क्या बोलता है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिख लो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का टू फॉर्मूला पाई 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा, करेक्ट। तो आप ओमेगा निकाल चुके हो, हाँ सर निकाल चुके हैं। तो जब आपने ओमेगा निकाला तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जैसे बोल वैल्यू पुट करोगे तो 4h³ एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाय m e⁻⁴। यहाँ पे बच्चों देखो क्या था, z² अपॉन में n³ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, n³ अपॉन में z² आएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते रहोगे तो बच्चे आपको पता है स्पीड रिड्यूस है, मतलब कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, उसका क्या होता रहेगा बच्चों, टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा और क्यूबिक वाइज बढ़ेगा। फर्स्ट लेवल पे मान के चलो t है, तो नेक्स्ट लेवल पे होगा बच्चों 2 का क्यूब, मतलब 8t हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का क्यूब दैट इज 27t। नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा बच्चों 64t। ऐसे लेवल पे आपका टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। बना भी सकते हो बनाने को तो, जैसे एक ही आइटम ले लिया आपने, इस पर आपका मान के चलो टी है, नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा जिस पे एन की वैल्यू 2 है तो 4t। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, सॉरी 4t क्यों, 8t, 27t। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो 64t। रिलेशन क्या याद रखना है बच्चों, याद रखना है, ठीक है।
अगर ये याद नहीं भी रहता तो मैं तो केवल रिकमेंड करूंगा कि आपको आर और वी का तो याद रहना ही चाहिए। आर और वी से तो आप बाकी सारे रिलेशन जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। कैसे? सर आर का याद है, वी का याद है, तो आपको होता है ओमेगा क्या होता है वी बाय आर। सर टी क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब इनवर्सली। बस मेरे ख्याल से 30-40 सेकंड में सारे रिलेशन निकल जाएंगे। पर रिकमेंड क्या होगा, वी और आर का तो याद होना ही होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको पता जब आपने टाइम पीरियड निकाल लिया है तो टाइम पीरियड के साथ दूसरे टर्म क्या आती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी आती है, तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टी। 1/टी हो गया, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा हो गया। उल्टा हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, इसकी वैल्यू उल्टा कर दो तो m e⁴ 4h² ठीक है। अब और ये क्या हो जाएगा बच्चों, z² हो गया। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z² क्लियर एवरीवन? क्या बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है और आपको पता है करंट कैसे करेगा भाई, करंट तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट क्या होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर करंट बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं उस ऑर्बिट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? सर क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे, निकालेंगे, देखो निकालेंगे। याद करो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है करंट का? सर करंट का फॉर्मूला होता है बेसिक I = Q/T। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका चार्ज E है। एक टाइम पीरियड मतलब कि एक पूरा का पूरा सर्कल लगा रहा है, कितने टाइम पीरियड में, कैपिटल टी में लगा रहा है। तो बस कुछ नहीं, आपने फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल चुके हो ना, तो उसको आप EF भी पुट कर सकते हो। और बस ई की मल्टीप्लाई तो करनी है पहले वाले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m e⁵ m e⁵ अपॉन में 4h² अपॉन में n³ तो देखो साथ साथ निकलते जा रहे हैं। तो करंट उस ऑर्बिट में इतना होगा। अब आप बोलोगे कि सर देखो करंट तो आ रहा है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए उस ऑर्बिट को एक लूप मान लो, ध्यान सुन लो, उस ऑर्बिट को एक लूप मान लो, लूप। तो हम सबने एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ बच्चों कि अगर अगर बच्चों की एक सर्कुलर लूप में करंट वायर में अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, इस डायरेक्शन में करंट कर रहा है ना, करंट तो आपका इस डायरेक्शन में कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है। तो आप देखोगे जब अपना राइट हैंड यूज करोगे, राइट हैंड यूज करोगे तो यू विल चेक कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनसाइड द आपका प्लेन, जो भी अभी प्लेन आपको दिखाई दे रहा है उसके इनसाइड में होगी। तो ये कितना डिस्टेंस दूर है बच्चे, 8 डिस्टेंस दूर है। कितने वेलोसिटी से घूम रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी से घूम रहा है, जो भी हमने निकाला। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। तो आपको याद हो तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है इसका। सर कौन सा फॉर्मूले से निकाल रखा है, याद करो। आपने निकाल रखा μ0/2 I/r। करा ना, करंट लूप का हमने फॉर्मूला ये निकाला μ0/2 I/r। क्या आपने आई की वैल्यू निकाल चुके हो? निकाल चुके हो, देखो आपके सामने लिखी हुई है। वैल्यू पुट कर दो m e⁵ अपॉन में 4h² अपॉन में ε² z² अपॉन में n³। और अगर आप r की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 भी है, r की वैल्यू पुट करो। r की वैल्यू क्या थी बच्चों, r की वैल्यू थी मेरे ख्याल से h² अपॉन में एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पाई m e⁵ इंटू n² अपॉन में z। अब इसकी वैल्यू तो जो भी आएगी आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। अब इतनी वैल्यू तो हमसे याद होने से रही, वो जो भी आएगी, ठीक है।
मेजरली क्या है, देखो जेड, जेड ऊपर जाके बन जाएगा जेड क्यूब, और एन स्क्वायर यहां चला जाएगा बच्चों एन रेस टू पावर 5। हमें तो भाई साहब ये याद रखना है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा बच्चों, तो उसको क्वांटाइज लेवल ये होगा बच्चों, क्वांटाइज लेवल ये होगा। सर में आ रहा बच्चों, सर में आ रहा बच्चों, यस और नो? यस। है ना? यस। किस लेवल पे भी पूछ सकता है, किसी लेवल पे भी पूछ सकता है, तो हमें हर लेवल पता होना चाहिए। बस तरीके से हमें अगर हर चीज पता होगी तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। ऐसे ही बच्चे एक बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है, या फिर मैं सिंपल उसको बोलता हूं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या बताता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमने पढ़ा था कि मान के चलो कि कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और उस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान के चलो अब मैंने ऊपर की साइड है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड होगी, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी अगर ऊपर की साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की साइड में है, तो हमने बोला था जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर होगा, आई इंटू एरिया वेक्टर होगा। अब एरिया जो वेक्टर है यहाँ पे मान के चलो यहां से लेकर यहां तक, तो अब रेडियस आर है इसकी, क्या है बच्चों, रेडियस आर है, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो मैं अगर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूं, या फिर मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, ई एच अपॉन में 4 पाई एम। ये आपको याद होना चाहिए पूरा फॉर्मूला, क्योंकि ये छोटा सा है, यू शुड रिमेम्बर। लेकिन आई और आर स्क्वायर को याद करो बच्चों, आई के अंदर क्या आया था, देखो आई के अंदर आया था जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, और इसमें आया था बच्चे आपका आई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, और ये था एन स्क्वायर बाय जेड का होल स्क्वायर। तो देखोगे जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आएगा एन रेस्ट पावर 4, नीचे आएगा एन क्यूब, एम की वैल्यू आएगी बच्चों ई एच अपॉन में 4 पाई एम इंटू एन। इसका मतलब कि ये एटम के प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जस्ट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेवल, एक्साइटेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे एक्साइटेशन लेवल पर बढ़ते रहेंगे बच्चे, तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी क्या होता रहेगा बच्चों, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसी को ही बोलते हैं बच्चों बोहर मैग्नेट्रॉन। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहा था तब भी मैंने थोड़ा सा इसको बताया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? यस एक सर। मिनट लिखना। if if first excitation potential of a hydrogen like atom, first excitation potential of an hydrogen like atom is 15 volt. Find the third excitation potential, find the third excitation potential of the atom, find the third excitation potential of the atom, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल पे निकालना है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल अगर याद हो तो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में अच्छा खासा रिलेशन होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हमने क्यू वी के बारे में बताया था। तो मेरे को तो एक तरीके की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन सबका रिलेशन निकाल लूँ, तो मेरे ख्याल से वहां से मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिल जाना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वी स्क्वायर है, ध्यान सुनो, अगर वी स्क्वायर है तो मुझे हाफ एम से तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस सिंपल ये मतलब है, लेवल की बात करें थर्ड एक्साइटेशन लेवल, थर्ड एक्साइटेशन लेवल का मतलब होता है यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, 4 हो गए, इस पे निकालना है। तो अगर याद हो काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और अगर वी का फॉर्मूला याद है बच्चों, हमने वी का बताया था क्या क्या था, वी का फॉर्मूला क्या था बच्चों,
वी में क्या अर्थ था? वी में अर्थ था हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी तो जेड अपॉन में एन स्क्वायर था, यही था। चेक करना एक बार। नहीं, जेड अपॉन में एन था, सॉरी, ओनली जेड अपॉन में, जेड अपॉन में, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। क्योंकि हाइड्रोजन बोला तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 अपॉन में एन स्क्वायर हो गई। 1 अपॉन में एन स्क्वायर का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? 1 अपॉन में 4 के। ठीक है, इसके बराबर हो गए। अब ध्यान से देखो, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? ई, मतलब कि ई इंटू पोटेंशियल के बराबर होता है। तो अगर इनिशियल, अगर वो 15 वोल्ट के आसपास थी, ठीक है, 15 वोल्ट के आसपास थी बच्चों, 15 वोल्ट के आसपास थी, मतलब कि जो ई नॉट थी, ई नॉट थी वो थी ई इंटू 15 वोल्ट के आसपास थी, जो कि थी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थी। तो जो आपकी एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, या फिर ई फोर जो हो जाएगी, दैट विल बी ई नॉट डिवाइड बाय 4। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर? यस। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितनी होगी आपकी? थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल होगी आपकी 15 डिवाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से रहेगी आपकी बात। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? यस और नो? यस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनर्जी। ठीक है, अच्छा, जो मैं दो क्वेश्चन की बात कर रहा था बच्चों, वो भी कर लेते हैं एक बार। तो देखो, क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा कि ना, मान के चलो कि एक आपकी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल बॉडी है, जिसका मान के चलो रेडियस है आर, कैपिटल आर ले लिया। इस पे रेडिएशन बच्चों फॉल कर रही है, ये जो हमने पहले पढ़ा था ना उसके ऊपर है। और ये पूरा का पूरा बच्चों एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो मेरे को क्या निकालना था? मेरे को निकालना था बच्चों, या तो फोर्स निकाल दो या प्रेशर निकाल दो, रेडिएशन प्रेशर निकाल दो, रेडिएंट फोर्स निकाल दो। रेडिएंट फोर्स का अगर फॉर्मूला याद हो, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है टोटली तो, और कैसी इंसिडेंस हो रही है बच्चों, अगर आप देखो ढंग से, तो इंसिडेंस कैसी हो रही है बच्चों? इंसिडेंस हो रही है आपकी एक तरीके की नॉर्मल। सर नॉर्मल तो नहीं करे, देखो यहाँ पे एंगल अलग है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है बच्चों? सारी की सारी तो सीधी जा रही है ना, तो अगर मैं एक ऐसी सरफेस ले लूँ, 2D सरफेस, और उसको एनालाइज करूं, तो आपको लगेगा कि देखो सारी की सारी वेव इस सर्कुलर सरफेस से पास होके जा रही है। ठीक है, जा तो सर्कुलर पर रही है, कोई जल्दी जा रही है, कोई बात जा रही है। तो उस समय क्या मतलब, हमें तो फोर्स से मतलब है। तो फोर्स क्या होगा बच्चों? फोर्स क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई ए डिवाइड बाय सी, याद है? यही था फॉर्मूला, आई ए डिवाइड बाय सी था। क्लियर है बच्चों? ए क्या था? हो गया बच्चों एरिया, हो गया, जो कि आर है, तो कितना हो गया बच्चों? पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे पी नोट दे रखा था, अगर यहाँ पे पी नोट कुछ पावर दे रखे, मान के चलो 1 मिली वॉट दे रखी है, तो आपको पता है आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पी नोट अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, है ना? रेडियंट पावर इंटेंसिटी आपकी ये हो जाएगी। तो ये कितनी होगी? पी नोट अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में सी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, तो फाइनली आंसर आ जाएगा पी नोट अपॉन में 4 सी। पर्पस क्या था बच्चों? इस तरीके से कॉन्सेप्ट को बताना। पी क्या था आपका? आई अपॉन में सी, वो आप निकाल लो। क्लियर है? इसी टाइप का बच्चों एक और क्वेश्चन भी आया था, एब्जॉर्प्शन हो या रिफ्लेक्शन हो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, दूसरा क्या था बच्चों? इस तरीके कॉन टाइप था स्ट्रक्चर। 3D कॉन को समझो, 3D कॉन है ये। इस 3D कॉन पे बच्चों लाइट फॉल कर रही है यहां से। अब मुझे बताओ, अगर मैं शेप देखूं,
अगर मैं दूर से देखूं तो इस साइड से मुझे कैसी शेप दिखाई देगी बच्चों, इस साइड से मुझे कैसी शेप दिखाई देगी इसकी? कोई बताएगा मेरे को? इस साइड से मेरे को कैसी शेप दिखाई देगी? दिखेगा तो ट्रायंगल दिखेगा। ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, बिल्कुल करेक्ट। अब ट्रायंगल में आपको पता है कि आर आर कितना हो गया, 2r हो गया। ये हाइट कितनी होगी बच्चे, h हो गई। तो बस एरिया तो निकालना है। फोर्स क्या होता है बच्चे, आई ए अपॉन में सी। आई की वैल्यू कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे आप, ठीक है। सी हो गया, तो सिंपल क्या होगा, एरिया तो निकालना। एरिया क्या होगा बच्चे, एरिया हो गया आपका यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट। बस इस तरीके से आप फोर्स निकाल लो। तो जो भी शेप होगी बच्चे, 3D शेप गिवन है, तो आपको बस 2D शेप मान के बस चेक करना है कि किस हिसाब से उस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली, बस यही हमें चेक करना है। एंगल वाइज कर रही होंगी, मान के चलो कि बिल्कुल ही एंगल वाइज जा रही है, तो अब आपको बस एंगल में यहाँ पे आपको पता है cos थीटा से ऐड कर देना, बस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन रह गए थे आपके। इसमें से एक क्वेश्चन जो पहले वाला है वो आपके एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है।